हेलो दोस्तों, कैसे हैं? तो हमको तो लगता है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो जहाँ तक है कि हम विधेयक के बारे में पढ़ा चुके हैं, तो आज फाइनली हम राष्ट्रपति के संयुक्त बैठक के बारे में बताएंगे कि किस स्थिति में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक को बुलाते हैं। तो जहाँ तक है कि ना थके हैं पाँव कभी और ना ही हिम्मत हारी है, ना थके हैं पाँव कभी और ना ही हिम्मत हारी है। मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफ़र जारी है। मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफ़र जारी है। लाइफ टाइम लड़ना है और लड़के जीत हासिल करना है। ये नहीं कि हारने के बाद हार हो गया। एक हार से इंसान का हार नहीं होता है, हारना तो ज़िंदगी भर है। जो हार के जीतता है वो जीत का मिसाल ही कुछ अलग होता है। और जो हर टाइम जीतता है तो उसे तो खुशी मिला रहता है, हर टाइम खुशी खुशी खुशी। जो हार के जीतता है उस खुशी का इंजॉय ही कुछ अलग होता है। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं और राष्ट्रपति के संयुक्त अधिवेशन के बारे में हम बताएंगे कि किस स्थिति में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं। तो जहाँ तक है दोनों सदनों के मध्य संवैधानिक गतिरोध पैदा होने की स्थिति में राष्ट्रपति आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाते हैं। दोनों सदनों के मध्य संवैधानिक गतिरोध पैदा होने के बाद राष्ट्रपति आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाते हैं। संयुक्त बैठक बुलाते हैं। एक सदन विधेयक पारित कर दे, दूसरा असहमत हो। अगर एक सदन विधेयक पारित कर दे और दूसरा असहमत हो, दूसरी बात है कि दोनों सदन के मध्य असहमति हो। अगर दोनों सदनों के मध्य असहमति हो और दूसरा सदन 6 माह से अधिक विधेयक को रोक ले, जैसे कि दूसरा सदन 6 माह से अधिक विधेयक को रोक ले, और यदि तीनों में से कोई एक भी स्थिति होती है तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाती है। इस तीनों स्थिति में अगर कोई भी एक स्थिति उत्पन्न होगी तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक को बुला सकते हैं। संयुक्त बैठक की प्रक्रिया आर्टिकल 118 में है। संयुक्त बैठक की जो प्रक्रिया है वो आर्टिकल 118 में है। 18 में है। संयुक्त बैठक हमेशा लोकसभा में आयोजित की जाती है। संयुक्त बैठक जो है वो हमेशा लोकसभा में आयोजित की जाती है। संयुक्त बैठक हमेशा लोकसभा में आयोजित की जाती है और लोकसभा के नियम के अनुसार होती है। संयुक्त बैठक लोकसभा में आयोजित की जाती है और लोकसभा के नियम के अनुसार होती है। संयुक्त बैठक आर्टिकल 118(4) संयुक्त बैठक की अध्यक्षता आर्टिकल 118(4) लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है वो आर्टिकल 118(4) में आता है, जो कि लोकसभा के अध्यक्ष करता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, अगर अध्यक्ष नहीं रहेगा लोकसभा में तो उपाध्यक्ष करेंगे, उपाध्यक्ष नहीं रहेगा तो राज्यसभा के अध्यक्ष, और राज्यसभा के अध्यक्ष नहीं रहेंगे तो राज्यसभा का उपाध्यक्ष करेंगे। नहीं तो ये सब अगर नहीं रहेंगे तो अनुपस्थिति में लोकसभा का वरिष्ठ न्यायाधीश सदस्य करेगा। तो अगर ये सब नहीं रहेंगे तो लोकसभा का वरिष्ठ न्यायाधीश सदस्य उनकी अध्यक्षता करेंगे। दहेज प्रथा 1960 से 61, बैंकिंग सेवा एक्ट, दहेज प्रथा एक्ट 1960 से 61, बैंकिंग सेवा एक्ट 1977 से 78, दहेज प्रथा एक्ट, बैंकिंग सेवा एक्ट दहेज प्रथा जो था वो 1960 से 61 में, जो कि इसमें संयुक्त बैठक बुलाया गया था। बैंकिंग सेवा एक्ट 1977 से 78 में संयुक्त बैठक बुलाया गया था। और आतंकवाद गतिरोध संरक्षण 2002 में भी संयुक्त बैठक को बुलाया गया था। सामान्य सरकार संयुक्त बैठक तब बुलाती है जब लोकसभा में बहुमत हो, राज्यसभा में नहीं। सामान्य सरकार संयुक्त बैठक तब बुलाती है जब लोकसभा में बहुमत हो और राज्यसभा में बहुमत ना हो तो संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन बैठक को पारित करने के लिए उपस्थित मतदान का कुल बहुमत 50+1 होगा। संयुक्त अधिवेशन या बैठक को पारित करने के लिए उपस्थित मतदान 50+1% होना अनिवार्य होता है। प्रस्ताव संयुक्त बैठक प्रस्ताव जो आता है आर्टिकल 118(4) संयुक्त बैठक में जो प्रस्ताव आता है वो आर्टिकल 118(4। काम रोको स्थगित प्रस्ताव क्या है ये हम आपको बताते हैं। किसी भी सदन की चल रही कार्यवाही को रोककर तात्कालिक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना। काम रोको प्रस्ताव उसे कहते हैं किसी भी सदन की चल रही कार्यवाही को रोककर तात्कालिक उस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना, सरकार का ध्यान आकर्षित करना, इसे ही हम काम रोको प्रस्ताव कहते हैं।
ये प्रस्ताव साधारण 4 बजे के बाद होता है, जहाँ तक एक दिन में ये साधारण 4 बजे के बाद ये प्रस्ताव आता है। दूसरा आता है ध्यान आकर्षित प्रस्ताव। ध्यान को आकर्षित करना, ध्यान आकर्षित प्रस्ताव। सदन की चल रही कार्यवाही को रोककर किसी तात्कालिक विषय पर मंत्री के ध्यान को आकर्षित करना। सदन की चल रही कार्यवाही को रोककर किसी तात्कालिक विषय पर मंत्री के ध्यान को आकर्षित करना। इसकी शुरुआत वर्ष 1954 में हो गई। इसकी शुरुआत जो है वर्ष 1954 में की गई थी। तो ध्यान को आकर्षित करना, इसे ही हम ध्यान आकर्षित प्रस्ताव कहते हैं। तीसरा आता है निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव क्या है? निंदा प्रस्ताव, इस प्रस्ताव को लोकसभा में सरकार या मंत्री का सही कार्य न करने पर लाया जाता है। निंदा प्रस्ताव, इस प्रस्ताव को जो है लोकसभा में लाया जाता है। अगर सरकार या मंत्री सही कार्य नहीं कर रहा है तो निंदा प्रस्ताव को लाया जाता है, क्योंकि सरकार लोकसभा के प्रति आर्टिकल 75(3) के में जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार लोकसभा के प्रति आर्टिकल 75(3) में जिम्मेदार है। सरकार भी गिर जाता है। अगर ये प्रस्ताव पारित हो गया तो इसमें सरकार गिरने का संभावना रहता है, इसमें सरकार गिर जाता है। अविश्वास प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव के बाद अविश्वास प्रस्ताव आता है। भारत में संसदीय प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है, अतः भारत में सरकार लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। भारत में अविश्वास प्रस्ताव में भारत में संसदीय प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है, क्योंकि भारत में सरकार लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं। आर्टिकल 75(3) में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है। आर्टिकल 75(3) में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है। सदन के 50 सदस्य अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। सदन के 50 सदस्य अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। जहां तक आज हम अविश्वास प्रस्ताव के टॉपिक पे हैं, कल हम फिर मिलेंगे अपनी टॉपिक के साथ, और फिर मेरा यही वीडियो रहेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, हम कल अपने फिर पॉलिटी सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।